इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला को दोषी करार कर दिया गया है। बताते चले कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम को 7 सजा जो है वो साल की सुनाई गई है, जहां अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट से 7 साल की सजा को सुना दिया गया है। बताते चले कि एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी दोनों को करार दिया गया है, जहां 7 साल की सजा दोनों को हो गई है। बताते चले कि 2 पैन कार्ड केस में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, जहां साल 2019 में यह केस दर्ज हुआ था और जिसमें मुकदमे के बाद आपको बता दें कि आज इस मामले में सुनवाई हुई और जिसमें कि आजम खान और बेटे अब्दुल्ला दोनों को 7 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। बताते चले कि बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना की ओर से यह मामला दर्ज कराया गया था और जहां आज बड़ा कार्रवाई कहें कि बड़ा एक्शन जो है वो कोर्ट की ओर से आदेश आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि रामपुर से 2 पैन कार्ड से जुड़े चर्चित मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को अदालत की ओर से दोषी करार कर दिया गया है। बताते चले कि बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना की ओर से लगभग 6 वर्ष पहले यह शिकायत दर्ज कराई गई थी और जिसमें आरोपी उन दोनों को पाया गया और जहां आपको बताते चले कि दोनों को 7 साल की सजा को सुनाया गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है और दोनों को जेल में भी भेज दिया गया है। तो इस मामले से जुड़े प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली में 6 दिसंबर 2019 को केस दर्ज कराया जाता है और जहां शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला ने 2 जन्मतिथियों यानी कि 1 जनवरी 1993 और 30 सितंबर 1990 का उपयोग करते हुए 2 पैन कार्ड बनवाए और इन्हें विभिन्न प्रयोजनों में इस्तेमाल भी किया गया। और जहां जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया था, जहां आपको बताते चले कि कोर्ट ने आज इसमें फैसला सुना दिया है। तो जिसमें कि आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं आकाश की ओर से यह शिकायत दी गई थी और जिसके बाद आज न्यायालय की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया और जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है, जहां आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी दोनों को करार दिया गया है और दोनों को 7 साल की सजा हो गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 पैन कार्ड केस में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बताते चले कि एमपी एमएलए की कोर्ट में यह मामला जो है वो चल रहा था और जिसमें सुनवाई हुई है। साल 2019 में यह जो केस है, मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था और जिसमें कि 2025 यानी कि आज इस मामले में बड़ी सुनवाई हुई और जिसमें बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमे को दर्ज कराया गया था और जिसमें कि आज कोर्ट की ओर से इस मामले में बड़ी सुनवाई सुनाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है, जहां अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। जहां आपको बताते चले कि एमपी एमएलए में यह जो कोर्ट है, जहां कोर्ट ने इसे दोषी करार दिया है। बताते चले कि मामला 2019 से चल रहा था और जिसमें आज 2025 में इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ी सुनवाई हुई है और जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि 2 पैन कार्ड केस में कोर्ट की ओर से यह सजा सुनाई गई है।
अब्दुल्ला को दोषी करार दिया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि 7 साल की सजा तो है जो दोनों को सुना दी गई है। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला को दोषी करार दिया गया है। बताते चले कि MP MLA कोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है, जहां आपको बता दें कि यह जो मामला था वो 2019 में बीजेपी की नेता आकाश की ओर से दर्ज कराया गया था। जहां आपको बता दें कि आकाश सक्सेना की ओर से तहरीर दी गई थी और जिसके बाद यह मुकदमा 2019 से चल रहा था, जिसमें कि आपको यह भी बता दें कि आज 2025 में दोनों को MP MLA जो कोर्ट है उसकी ओर से फैसला सुनाया गया, जिसमें कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी करार दिया गया है। बताते चले कि 2 पैन कार्ड केस में यह कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई। ये पैन कार्ड के 2 अलग अलग इस्तेमाल का मामला था और अपने फ़ायदे के लिए, आर्थिक फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किए गए थे। उसी मामले में आज न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया है। हम पूरी तरीके से न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं। हमेशा से निर्णय चाहे पक्ष में रहा हो या पक्ष में नहीं है, हमने हमेशा से न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया है। अच्छा, कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपने बहुत बारीकी से पैरवी की है। देखिए, मामला चाहे छोटा हो, मामला चाहे बड़ा हो, मुकदमा नहीं जीतता, पैरवी जीतती है। मुकदमा नहीं हारता, पैरवी हारती है। तो मेरी नज़र में पैरवी अगर मजबूत है तो हम हर मामले में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कितने समय की सजा इन्हें सुनाई गई है? आज 7-7 वर्ष की दोनों मामलों में सजा। तो कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? पूरी तरीके से मैंने आपसे पहले कहा, न्यायपालिका पूरा विश्वास है, स्वागत करते हैं। क्या कहना है, अदालत का फैसला है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि ये दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने आज कमिश्नरेट कोर्ट्स में मॉनिटरिंग की और जहां आपको बताते चले कि CCMS का औपचारिक शुभारंभ किया गया है और जिसे पुलिस आयुक्त ने डिजिटल पुलिसिंग का एक मजबूत कदम भी बताया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पोर्टल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को और भी सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। देखिए, गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा की है रिपोर्ट। गाजियाबाद ने किया शुभारंभ CCMS का। क्या है CCMS? कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि वादियों के, पीड़ितों के लिए बनाया गया है कि जिससे उनको अपने पूरे केस के बारे में स्थिति का मालूम चलता रहे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कमिश्नरेट गाजियाबाद का ये एक लोगो, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, जहां लिखा है गाजियाबाद पुलिस की नई पहल कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या आपको अपने वाद की अग्रिम स्थिति की जानकारी चाहिए? ये सवाल का उत्तर मिल जाएगा इस पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली सुनवाई कब है? इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप कर सकते हैं इस लिंक का प्रयोग https://ccms.ghaziabadpolice.com। इस पर आपको क्लिक करना है, अपनी वाद संख्या डालनी है, परिस्थिति जाननी है, उसमें आपको किस केस की स्टेज का पता चल जाएगा। इसके माध्यम से भी, और एक बार कोड स्कैन यहाँ देख रहे हैं आप, इसके माध्यम से भी जो है आपको ये पता चल जाएगा कि ऐप खुल जाएगी, आपका केस किस नंबर पर है, किस कोर्ट में है, किस स्थिति पर है। इसके तहत जो है अप्रैल 2025 में कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से सिटीजन चार्टर भी किया गया था, जिसके तहत वे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी FIR अगर कोई है या कोई ऐसा कार्य है जिन्हें जो थाने तक नहीं आ सकते, उनके घर तक FIR भी पहुंचाने का कार्य गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने किया था। 5631 FIR जो है भेजी गई
गाजियाबाद पुलिस को लगता है कि इस CCMS पोर्टल के जरिए, वेब के जरिए वाद संख्या का जो पूरा प्रस्तुतिकरण है वह वादी को मिलेगा। और इसके बारे में गाजियाबाद पुलिस को भी इस लॉगिन पे जाकर एक अधिकारियों का लॉगिन ID पासवर्ड होगा, जिसमें जितने केस गाजियाबाद में रजिस्टर्ड हैं उनकी क्या स्थिति है उनके बारे में जानने को पुलिस को मिलेगा। कोर्ट में वो लोग सतर्क हो जाएं जो कि फर्जी अपनी गारंटी देते हैं, उनके बारे में भी इस चार्टर से देखा जाएगा कि कितने लोगों ने ऐसे फर्जी नाम से गारंटियां दी हुई हैं। उनके खिलाफ भी एक केस की लिस्ट बनाई जाएगी जो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी से बने रहे मेरे साथ। मैं इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद से इंडिया वॉइस की न्यूज़ के लिए रिपोर्ट। आज हम लोग गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नरेट के कोर्ट्स के मॉनिटरिंग के लिए जो एक पोर्टल है, CCMS पोर्टल है, जिसको हमने लॉन्च किया है। इससे पब्लिक को हमारे जो न्यायालयों में जो केसेस चल रहे हैं उसकी अग्रिम तिथि जानने के जो सुविधा है आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिससे पब्लिक को घर बैठे बैठे अपने केस के बारे में डिटेल्स जान सके। सर, किस तरह के केसेस होंगे और किस तरह से वो देख पाएंगे और क्या है इसकी प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए? ये CCMS है, कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम है। एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग गाजियाबाद पुलिस के द्वारा इसका मेंटेन किया जाता है। इसमें हमारे कोर्ट्स में जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत 107-16 और अन्य जो प्रिवेंटिव सेक्शंस है जिसमें केसेस चल रहे हैं उसके बारे में जिनका भी केस चल रहा है वो जानकारी ले सकते हैं। सर, बात की जाए गाजियाबाद कमिश्नरेट की, तो जब से कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली लागू हुई है गाजियाबाद में, तो क्या वो सभी फाइलें अब इस पोर्टल पर डाल दी गई हैं जिनके वाद विवाद चल रहे हैं, उन सबको इससे फायदा पहुंचेगा? आज तक जितने भी पेंडिंग है वो सारी चीज हम लोग डिजिटाइज की है, वो सारी चीज हमारे सॉफ्टवेयर पे उपलब्ध है और सभी का देखा जाता है। सर, लगभग कितनी फाइलें ऐसी होंगी जो पेंडिंग में होंगी जो इस समय शो हो रही होंगी? आज के डेट में 39,000 केसेस जो पेंडिंग, यानी कि 39,000 लोग इस पोर्टल के जरिए, 40,000 से ज्यादा लोग हैं उसमें, लेकिन केसेस 39,000 वो सब देख सकते हैं। अब क्योंकि ये केसेस प्रत्येक दिन बढ़ते रहते हैं और प्रत्येक दिन समाप्ति होते रहते हैं, इसलिए आज के डेट का मैंने बता दिया। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार यानी कि आज बस्ती जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पुरानी बस्ती स्थित नंदा बाबा आश्रम में ब्रह्मलीन नंद बाबा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और यह श्रद्धांजलि सभा उनके स्मरण में आयोजित की गई थी। बताते चले कि 4 नवंबर को नंदा बाबा का निधन हुआ था, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते थे, जहां आपको बता दें कि गोरक्षक पीठ से भी उनका खास लगाव था। उनके निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे, जहां डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका कपाल के साथ साथ पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह और गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, जहां श्रद्धा भाव के साथ बेहद ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वे नंदा बाबा के आवास पहुंचे, जहां आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके साथ तमाम बीजेपी के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे, जहां नेतागण भी जो है मौजूद रहे। बताते चले कि बीते 4 नवंबर को नंदा बाबा का निधन हुआ था। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते थे और उनका एक खास लगाव जो है गोरक्षक पीठ से भी रहा है और ख़ास तौर पर हमेशा जो है वो उनके साथ नज़र के आते थे। उनसे तमाम विचार विमर्श जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया जाता था और जहां बीते 4 नवंबर को उनका निधन हुआ और जिसमें कि शोक व्याप्त श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते चलें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से जुड़ी कड़ी जो नेटवर्किंग है उसका खुलासा हुआ है। जहां आपको बताते चलें कि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क की छानबीन लगातार जारी है। जहां कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती थी शाहीन की, बता दें कि कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी और इसी दौरान कॉलेज के 3 और डॉक्टर भी गायब हुए थे, जिसमें कि हामिद अंसारी, हिफ्जुल और निसार का नाम सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसमें अब पर्दे खुलने लगी हैं और जिस पर लगातार दिल्ली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की ओर से भी इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने के साथ ही आगरा जिले में नए वोटरों की पंजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बता दें कि आगरा डीएम ने इस पर जानकारी दी है और जहां नए मतदाता बनने के इच्छुक युवा 2026 की आरात्रिक तिथि के अनुसार नियमित रूप से अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। देखिए इसे पर हमारी एक रिपोर्ट। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू हो गई है और उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा पर जो बीएलओ हैं, बीएलओ हर एक मतदाता के पास फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ पूरी जानकारी है ये एसआईआर को लेकर? एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है पहले भी हुआ था, अब आज के टाइम पे भी हमारे पूरा प्रदेश में और ज़िले में लागू है। ये एसआईआर 28/10/2025 से शुरुआत हुई थी, मगर जो घर टू घर सर्वे का जो समय पीरियड है वो 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। उसके बाद फिर जो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी पीरियड होगा। किसी को आपत्ति हो, नाम जुड़वाने हो, वो भी समय रहेगा। उसके बाद 8 जनवरी 2026 के बाद फाइनल पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 में होगा। इसमें बेसिकली ये जो हाउस टू हाउस सर्वे में बीएलओ घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र 2 कॉपी में उपलब्ध कराएगा। एक कॉपी आपको भर के उनके पास रखना है, इलेक्टर को या वोटर को, और एक कॉपी बीएलओ को देना है। जो हमारे आज के टाइम पे 36 लाख वोटर्स हैं। जो वोटर है सबको दो प्रति में फॉर्म मिलेगा। सभी से अपील है को फॉर्म भर के दे दे। किसी को क्योंकि इसमें 2003 का भी एसआईआर हुआ था, उसका डाटा भरना है। वो डाटा voter.ece.gov.in पे जाएंगे, उसमें उस वेबसाइट पे जाएंगे तो एसआईआर विंडो पे जाके आप डाटा ले सकते हैं। किसी कारणवश वो डाटा लिख नहीं पा रहे हैं गणना प्रपत्र पे, या जो आपके पास उपलब्ध सूचना है वो भर के साइन करके बीएलओ को दे दे और नया फोटो दे दे। हमको समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग फॉर्म भर के नहीं दे रहा या तो फोटो नहीं दे रहा। सबसे अपील है कि वो एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र भर के बीएलओ को और नए फोटो के साथ दे दे, ताकि आपका नाम जो 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा नाम छपेगा। जो भर के हस्ताक्षर करके देगा उन्हीं का नाम छपेगा, जो भर के नहीं देगा उनका नाम नहीं छपेगा। मगर फिर भी उनके लिए जो किसी कारण से नहीं भर पाया तो उनके लिए 9 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2026 में क्लेम्स ऑब्जेक्शन पीरियड में भी अपना जो भी समाधान कर सकता है। सर, 2022 और 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं, जो मतदाता थे तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।